आईएपी एडवांस लाइफ सपोर्ट कोर्स इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक प्रमुख प्रोग्राम है। आईएपी सीपीआर मास अवेयरनेस प्रोग्राम या संजीवनी एक संक्षिप्त मॉड्यूल और इसके आसान चरण हैं। हमने न केवल ज्ञान को शामिल किया है बल्कि बीएलएस कौशल को बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों को भी शामिल किया है, जो कि वीडियो देखते हुए अभ्यास करना है। बीएलएस के हर चरण जैसे पीड़ित की पहचान, मदद के लिए बुलाना, चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न देना, एईडी का उपयोग एक निश्चित तरीके और क्रम में किया जाना चाहिए। सीपीआर उच्च गुणवत्ता वाला और प्रभावी हो यह सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। मुंह से सांस देने के दौरान पीड़ित से संक्रामक बीमारी होने का जोखिम बेहद कम है और जरूरत पड़ने पर मदद प्रदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आज क्रिकेट से अच्छा कोई खेल नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, चलो लंच के लिए चलते हैं। ओ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलेंडर, सिलेंडर, क्या हुआ? क्या हुआ सिलेंडर? अब मुझे क्या करना चाहिए? सिलेंडर, क्या हुआ? सिलेंडर, भगवान कृपया मेरी मदद करो। क्या हुआ? करके इसे देखो, चलो इस जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। जल्दी चलो। अब उस गुणवत्ता वाले हड्डी संपीड़न जारी रखें। क्या आप शैलेंद्र के भाई हैं? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य रास्ते में हैं। अच्छा, वास्तव में मुझे आपको सूचित करना था कि जब शैलेंद्र आया तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह बहुत गंभीर स्थिति में था। उसका दिल धड़क नहीं रहा था। वह बहुत गंभीर और बहुत नाजुक स्थिति में था। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें बहुत खेद है। हे भगवान, मैं अपने दोस्त शैलेंद्र की जान बचाने के लिए और क्या कर सकता था। हमने एक सिनेरियो देखा जहाँ पे एक पेशेंट सडन कोलैप्स हुआ, पेशेंट नहीं बोलेंगे, एक बाईस्टैंडर। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, टाइम वेस्ट किया। उन्होंने हॉस्पिटल जाने के लिए वेट किया। उन्होंने क्या किया कि गॉड को प्रेयर किया, इसको बचा लीजिए। उन्होंने जो करना चाहा वो क्या था कि टाइमली सीपीआर देना, बिकॉज जितना आप डिले करेंगे उतना चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होगा। बिकॉज जो ऑर्गेन्स है हमारा विद टाइम अगर हाइपोक्सिक कंडीशंस में रहेगा, मतलब उसमें खून नहीं पहुंचेगा, वो धीरे धीरे खराब वाले स्टेज में चला जाएगा। तब आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, एक बार अगर ऑर्गन डेथ हो गया तो उसको कभी भी आप रिवाइव नहीं कर सकते। तो इसमें एक नंबर हम अगर याद करेंगे ऐसे कि अगर हम 1 मिनट डिले कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन करने में, तो 17% चांस कम हो जाएगा उसका बचने का जो चांस है। तो अगर हम ऐसे ही अगर 5 मिनट डिले कर लेंगे तो सर्वाइवल नियर टू 0 हो जाएगा। तो सर जैसे बताया, अगर बगल में भी हॉस्पिटल है, आपको लेके जाने में 10 से 15 मिनट लग सकता है। अगर उस टाइम तक आप पहले से अगर सीपीआर नहीं देंगे तो वहां पे लेके जाने का कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारे केस में हुआ, उनका जो दोस्त था, उन्होंने सोचा कि इसको हॉस्पिटल में पहले लेके जाते हैं। उन्होंने मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल में गया, इवन तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है, बट फिर भी उनका मेहनत के बाद भी पेशेंट को नहीं बचा पाए। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था, जहां पे हम लोग पहले से इसको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें और हॉस्पिटल जाने के लिए वेट ना करें। उससे पहले जो इनिशियल जो हम लोग हाथ से कर सकते हुए छाती दबाना, उससे हम लोग हार्ट का धड़कन भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग सेकंड सिनेरियो देखेंगे। की मदद करने का निर्णय लेने के लिए आपको बधाई। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा, यदि आप उस समय मदद प्रदान करने में सक्षम हो जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अचानक कार्डियक अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी हो सकता है। अधिकांश कार्डियक अरेस्ट घर पर होते हैं और 85% मामलों में किसी के सामने होते हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट में बचने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना शीघ्र सीपीआर शुरू करते हैं।
अचानक कार्डियक अरेस्ट का अनुभव करने वाले 95% लोग जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें ब्रेन डेथ शुरू होने से पहले शुरू के 4 से 6 मिनट के भीतर जीवन रक्षक सीपीआर और डिफिब्रिलेशन नहीं मिल पाता है। सीपीआर में विलंब होने पर पीड़ित के बचने की संभावना प्रत्येक मिनट 15 से 17% कम होती जाती है। कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है और मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। इसमें हृदय या तो पूरी तरह से रुक जाता है या हृदय गति या धड़कन पूर्णतः असामान्य हो जाती है। एईडी या उच्च तकनीक द्वारा हृदय गति के सामान्य होने तक मस्तिष्क और हृदय में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए सीपीआर ही एकमात्र तरीका है। सौंप दे दिया गया है। इस कोर्स में आप एक वयस्क, किशोर, बच्चे और शिशु की कार्डियक अरेस्ट की स्थितियों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रदान करने का कौशल हासिल करेंगे। किसी बाहरी वस्तु से सांस की नली अवरुद्ध होने की स्थिति में किसी बच्चे, वयस्क या शिशु को कैसे मदद करें यह भी आप सीखेंगे। यह भी एक ऐसी स्थिति है जहां पीड़ित के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति ही सबसे ज्यादा जान बचाने में मददगार साबित होता है। ओ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलेंडर। मैं 112 पर कॉल कर रहा हूँ। हेलो, मेरा दोस्त वृंदावन कॉलोनी के खेल के मैदान में गिर गया है, कृपया जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ सिलेंडर? क्या हुआ? रास्ता दो, रास्ता दो, कृपया पीछे हट जाए, हम उसे संभाल लेंगे। अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, वह सांस नहीं ले रहा है, कोई नब्ज नहीं है। सीपीआर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एईडी लय का विश्लेषण कर रही है। एईडी ने शॉक देने की सलाह दी है। दूर रहे, दूर रहे। सौंप दे दिया गया है। उच्च गुणवत्ता हृदय संपीड़न जारी रखें। एईडी लय का विश्लेषण कर रही है। एईडी ने शॉक देने की सलाह नहीं दी है। नब्ज आ गई है, वह सांस भी ले रहा है। चलिए इसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। क्या आप शैलेंद्र के भाई हैं? नहीं मैम, मैं उसका दोस्त हूँ। उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य रास्ते में। अच्छा, बधाई हो, उसे होश आ गया है। वास्तव में उसकी हृदय गति रुक गई थी और जब वह आया तो वह बहुत नाजुक स्थिति में था, लेकिन आपके समय पर किए गए हृदय संपीड़न ने उसकी जान बचा ली। धन्यवाद मैम, मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को कार्डियक अरेस्ट अस्पताल के बाहर होता है तो आसपास के लोगों की मदद लेनी चाहिए। यह आपातकालीन प्रक्रिया को सक्रिय करना है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह स्थिति या घटना स्थल आपके लिए सुरक्षित है। अब आइए हम जानते हैं कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कैसे किया जाता है। रास्ता दो, रास्ता दो। अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली को सक्रिय करें और एईडी लाएं। वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये तो वो है। वह सांस नहीं ले रहा है, कोई नब्ज नहीं है। सीपीआर शुरू करें। 1 2 3 4। अगला कदम पीड़ित की प्रतिक्रिया और सांस लेने की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यदि आप अकेले बचाव करता है तो आपको तुरंत मदद के लिए बुलाना चाहिए और एईडी लाना चाहिए।
पीड़ित की प्रतिक्रिया को देखें अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो पास की मदद के लिए जोर से चिल्लाएं या उचित होने पर किसी मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को संपर्क करें। एईडी या डिफिब्रिलेटर और आपातकालीन उपकरण लाने के लिए भेजें। को सक्रिय करें और एडी लाएं। विभिन्न स्थितियों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्वास्थ्य सेवा सुविधा के भीतर किसी पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप कोड ब्लू टीम या रैपिड रेस्पॉन्स टीम को बुलाएंगे। यदि आप स्वास्थ्य सेवा सुविधा के बाहर हैं, पास की एम्बुलेंस सेवा या पास के अस्पताल में कॉल कर सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 112 या 108, यदि सांस नहीं चल रही है या सामान्य सांस नहीं है तो CAB अनुक्रम का उपयोग करते हुए चेस्ट कंप्रेशन से शुरुआत करते हुए 30-2 के अनुपात में चेस्ट कंप्रेशन के साथ उच्च गुणवत्ता वाला CPR शुरू करें। चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न को सही ढंग से करना बहुत के लिए भी लोगों को बुला के रखना पहले से, जब तक वो आए तब तक आपको छाती का जो कंप्रेशन है करते जाना है। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे उसके बाद उनके साथ मिल के आगे का स्टेप्स करना है और उसको हॉस्पिटल में एडमिशन करने की स्टेप करना है। जैसे हमारे सेकंड केस में था, उस केस में उन्होंने यही काम किया। उसके बाद जो उनका जो दोस्त था उसको बचा पाए। पहले वाले केस में क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वेट किया, कोई आएगा हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस आएगा फिर लेके जाएगा, टाइम वेस्ट किया। लेकिन दूसरे वाले केस में उन्होंने CPR दिया, इम्प्रूवमेंट हुआ और उसका दोस्त भी बच गए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है कि हैंड्स ऑन CPR ही करेंगे और उससे पहले असेसमेंट उसके साथ साथ में। तो कुछ टीम्स में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। जो हमारे पास टोटल 6 मैनिक्विन्स है, तो 10-10 का लोग एक एक करके टीम बना लेंगे। सकते हैं। In this video, we are going to learn chest compressions. Make sure that the victim is lying in a supine position on a firm, flat surface. While performing CPR, you must have a clear visible view of the chest. You may also be attaching the chest leads of the defibrillator or an AED during CPR. Hence, you should position yourself by the side of the victim. Remove any clothing so that the bare chest is clearly visible. Put the heel of one hand at the center of the bare chest over the lower half of the breastbone. Then, put the heel of the other hand on the top of the first. Make sure your shoulders are exactly above your hands and your elbows must be straight and locked. Push hard and fast. Avoid pressing directly over the zippy sternum as it can lead to serious injury. Press down at least 2 inches or 5 centimeters with each compression and deliver the compressions in a smooth fashion at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Make sure that the chest recoils completely back after each compression. The time for chest compression and chest recoil must be approximately equal. After positioning the victim on a firm surface with your shoulders directly over the chest, press straight down. While doing so, your arms should be kept straight and elbows locked. If you bend your elbows, you will fatigue your arm muscles more quickly. Compressions should be regular and smooth, giving same time for compression as well as relaxation. Be sure the heel of the hand is in contact with the chest wall at all times. Compress and release in a steady rhythm. Be sure to keep your fingers off the chest. Massaging or pressing on the chest with the fingers in contact with the chest wall may cause rib injury. One more error is rocking chair technique, where compressions are done from side instead of straight down. Bouncing compressions are not very effective and can cause internal organ injuries. If you keep your hand crossed, it will make it more difficult to apply the right pressure. If you do not bring your shoulders above the hand and stay in sitting position, the chest compression will remain ineffective. So, let us summarize most common mistakes which we must avoid during chest compressions. Don't be a rocking rescuer. Avoid bouncing. Avoid bending. Avoid double cross technique.
Avoid massaging and don't be a sitter.